हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट 9 देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। ठीक है, जो दरोगा मेंस के लिए है, आप तो जानते हैं। इसमें टोटल 20 टेस्ट है, जिसका हम लोग 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज टेस्ट 9 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और डिस्कशन भी करेंगे सभी ऑप्शन का। दोस्तों, तो लास्ट तक जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन क्या है? नोबेल से संबंधित है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। ठीक है, पहला कथन है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1905 से हुई थी। नहीं दोस्तों, ये गलत है। इसका शुरुआत जो है 1901 से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 10 सितंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं। यह भी गलत है। 10 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, सितंबर में नहीं बल्कि दिसंबर में होता है। और तीसरा कथन है कि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? केवल कथन 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नोबेल से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है, इसलिए पूरा सुनिएगा, पूरा पढ़ लेते हैं नोबेल के बारे में जितना भी क्वेश्चन बनेगा। नोबेल पुरस्कार जो है ये 5 क्षेत्रों में पहले मिलता था, फिर 1968 से आपका इसमें अर्थशास्त्र जुड़ गया। ठीक है, वो विषय कौन कौन सा है? भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। और 1968 में जुड़ा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना। ठीक है, और प्रथम प्राप्तकर्ता पूछेगा नोबेल पुरस्कार का, तो रोंटजन को मिला था 1901 में भौतिकी में। ठीक है, और महिला में प्रथम विजेता कौन थी? मैरी क्यूरी थी। 1903 में इनको भी भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और मैरी क्यूरी जो है दोस्तों, इनको 2 बार सम्मानित किया गया है। पहली बार 1903 में भौतिकी के क्षेत्र में तथा 1911 में रसायन के विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, और प्रथम भारतीय बोला गया नोबेल पुरस्कार विजेता तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इनको गीतांजलि के लिए 1913 में मिला था। ठीक है, और मदर टेरेसा जो है 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। ये भी याद रखिएगा। और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 29 जून 1900 में हुई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज किया था। ठीक है, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार मिलता है। और पुरस्कार की राशि जो है प्रत्येक वर्ष बदलते रहता है दोस्तों। और नोबेल पुरस्कार जो है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम यानी स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, और 1974 से इस नियम का प्रतिपादन हुआ कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1974 से ये लागू हुआ है। अभी तक केवल 3 ही मृत व्यक्ति को पुरस्कार मिला है। एरी एक्सेल को 1931 में, डैंग हैमरशोल्ड को जो यूएन महासचिव थे इनको 1961 में, और राल्फ स्टाइनमैन को 2011 में मिला था। ठीक है, और सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला हुआ है 1917 में, 1944 में और 1963 में मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और भी जान लेते हैं दोस्तों कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्यूनेट है। ठीक है, और हेनरी ड्यूनेट को 1901 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता पूछेगा तो लॉरेंस ब्रैग हो जाएगा। पुरुष में 25 साल का है। ठीक है, और वही महिला में सबसे कम उम्र का कौन है? मलाला यूसुफजई है, जिनको 17 साल में मिला हुआ है। और मलाला यूसुफजई के साथ ही एक भारतीय को मिला है, कैलाश सत्यार्थी जी को। ठीक है, और सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति गुड एफ है, जिनको 97 वर्ष में मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। और 2 बार नोबेल जो है 5 व्यक्ति को अभी तक मिला है, ये भी याद रखिएगा। आगे अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मैथ का है दोस्तों, तो बनाइए इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका हम सिर्फ आंसर बता देते हैं, आपको आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर पर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला कथन दिया है कि शक्तियों का लिखित विभाजन है। सही है, बिल्कुल। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता, ये भी सही है। तीसरा है एकात्मक न्यायपालिका। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, और चौथा है द्विसंधीय विधायिका, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? 1, 2 और 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। और यहीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। यह कथन किसका है? तो केसी हुइयर का है। ठीक है, और ग्रेनिड ऑस्टिल का भी एक आपका है कथन है कि भारतीय संघवाद एक सहकारी संघवाद है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह कौन सा होगा? तो ब्यूटेनॉन जो है कीटोन समूह में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, कीटोन का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कथन और कारण वाला प्रश्न है। ठीक है, तो आज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। कथन दिया है
कि एजेंडा 21 का उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। बताइए सही है कि नहीं? तो ये सही है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद इसका कारण दे रखा है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना किए बिना विकास कार्य से है। सही बात है, दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनना है, ठीक है। कथन ए दिया है कि 1919 ईस्वी की पेरिस शांति सम्मेलन में राष्ट्र संघ की स्थापना की नींव पड़ी। बिल्कुल दोस्तों सही है। और दूसरा है कि राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हो गया, तो 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न यहाँ से है, चलिए पढ़ते हैं। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कितना कथन असत्य है, ये बताना है कि इसमें से कितना कथन जो है गलत है। तो पहला कथन है, यह परत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है। बिल्कुल दोस्तों, ओजोन परत रखता है सुरक्षित, तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा है, इस परत की सर्वाधिक सांद्रता समताप मंडल में होती है। ये भी सही है। तीसरा है, इसके क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी सही है दोस्तों, याद रखिएगा। और चौथा कथन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण के रोकथाम से है। बिल्कुल, ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई कथन जो गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रायोज्य आय है क्या है? बताइए राष्ट्रीय प्रायोज्य आय। तो आंसर होगा राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध प्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण बराबर होता है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, ठीक है, प्रयोज्य आय। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न रीजनिंग है, सॉल्व कीजिए आप लोग इसको। तो इसका आंसर आपको 1177 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है। एक तरफ शासक दिया है, दूसरी तरफ कार्यकाल दिया है। चलिए मिलाते हैं। पहला है, बहलोल लोधी का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1451 से 1489 था, पहला मिल गया दूसरा से, ठीक है। और सिकंदर लोधी, इसका कार्यकाल जो है 1489 से 1517 के बीच था। और इब्राहिम लोधी का कार्यकाल उसके बाद कहाँ से होगा दोस्तों, बताइए। तो ये 1517 से शुरू होगा और 1526 में इसका खत्म हो गया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का दिया है कार्यकाल, इसका कार्यकाल 1351 से लेकर 1388 तक रहा, तो इसका चौथा से मिल गया। तो आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और सिकंदर लोधी का एक कथन है दोस्तों जो एग्जाम में आता है। कथन क्या है कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधे पर उठा लेंगे। यही कथन था सिकंदर लोधी का, याद रखिएगा। आगे है 11 नंबर क्वेश्चन कि रक्त समूहों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चुनना ही कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। पहला कथन है, रक्त समूहों के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि वो प्लस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है। नहीं दोस्तों, डोनर। सार्वभौमिक डोनर जो है वो पॉजिटिव वाला नहीं बल्कि वो निगेटिव वाला होता है दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा है, ए बी पॉजिटिव रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक ग्राही होता है। ये वाला सही है दोस्तों, ठीक है। इसमें निगेटिव दे देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वाला सर्वाधिक सार्वभौमिक ग्राही होता है और वो निगेटिव जो है सार्वभौमिक दाता होता है, याद रखिएगा। तो कथन 1 और कथन 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ दिया है प्रमुख युद्ध और दूसरी तरफ संधियां दिया है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। तो पहला दिया है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ, बताइए। तो ये हो जाएगा आपके मंगलोर की संधि, ठीक है। फिर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ है। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ये कैसे समाप्त हुआ दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा सालाबाई की संधि के द्वारा। और आंग्ल नेपाल युद्ध ये समाप्त हुआ है सुगौली की संधि के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। और ये जान लेते हैं दोस्तों कि ईयर भी जान लेते हैं सबका, ठीक है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है ये मंगलौर की संधि से हुआ, कब? 1784 में, ठीक है। और सालाबाई की संधि ये कब हुआ है दोस्तों? ये 1782 में हुआ है, ठीक है। और सुगौली की संधि तो आप जानते ही होंगे कब हुआ है? 1816 में हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका पांडिचेरी की संधि जो है ये हुआ है आपके 1754 में, सबको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर भी मिलान करना है, ठीक है। चलिए इसको भी मिलाते हैं।
पहला दिया है सांप्रदायिक, ये किससे मिल जाएगा दोस्तों? तो ये मिलेगा धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है, दूसरा से मिल गया। इसके बाद नारीवाद है, तो ये किससे मिलेगा? तो ये मिल जाएगा अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति जो है नारीवाद कहलाएगा, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष, ये मिल जाएगा व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होता है। और जातिवादी कौन होता है? जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति ही जातिवादी होता है, तो सबको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। चुनना है कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो पहला कथन दिया है कि कुरनूल गुफा एक मध्यपाषाण कालीन पुरास्थल है जहां से राख का अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि कुरनूल गुफा जो है ये मध्यपाषाण पुरास्थल नहीं है, ये जो है आपके पूरा पाषाणिक पुरास्थल है, ठीक है, पूरा पाषाणिक है। दूसरा दिया है कि मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई थी, बिल्कुल ये दूसरा सही हो गया, ठीक है। और तीसरा है आग और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। तो दोस्तों ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पहिया का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ है, लेकिन आग का आविष्कार ये पूरा पाषाण काल में हुआ है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो गया। तो केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा मॉडल यूथ ग्राम सभा की शुरुआत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। और यह मॉडल जो है मॉडल यूथ ग्राम सभा 30 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16वां प्रश्न है कि अधातुओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनिए कि कौन सा कथन जो है वो सही है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला कथन दिया है कि अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। दोस्तों नहीं, ये तो गलत है, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, गलत हो गया पहला। दूसरा है ये प्रायः विद्युत के सुचालक होते हैं, नहीं दोस्तों, ये विद्युत के कुचालक होते हैं, तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है ये प्रायः द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये भी गलत है, केवल ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? इसमें से कोई कथन जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। बनाइए, रीजनिंग है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपको आंसर कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक है स्माइल इज ब्यूटीफुल, इसके लेखक दोस्तों शुमाकर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा शुमाकर, ठीक है। और यह पुस्तक जो है 1974 में लिखा था, विकास, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच संतुलन पर आधारित है, ठीक है। और एक गांधी जी के दर्शन से प्रभावित था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 19 नंबर बनाइए, मैथ है, तो 19 नंबर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा? 72.65% आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है बताइए? तो आंसर हो जाएगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है माइकल फैराडे के द्वारा 1831 में किया गया था, ठीक है। और जनरेटर, ट्रांसफार्मर सभी जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ही काम करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैथ है, सॉल्व कीजिए, तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चुनना है कौन सा कथन जो है गलत है। पहला दिया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, सही बात है। दूसरा है जवाहरलाल रोजगार योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, ये भी सही बात है। और तीसरा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास था, बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा दिया है सेबी की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा 7वीं के दौरान। और सेबी का स्थापना कब हुआ है? ये 12 अप्रैल 1988 को हुआ है, याद रखिएगा। तो इसके आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। और भी जान लेते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना का जो है 1980 से 1985 के बीच था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ठीक है। और 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए? इसमें जो है पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में बढ़ावा दिया गया था, ठीक है। और इसी समय जवाहर रोजगार योजना 1989 में, ऑपरेशन ब्लैक 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 और सेबी का स्थापना भी हुआ है 22 अप्रैल 1988 को हुआ है।
सातवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और ये कार्यकाल जो है सातवीं का कितना था, 1985 से 1990 के बीच, ठीक है। और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 था, और इसका प्राथमिकता था सर्व मानव संसाधन का विकास, ठीक है। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 इसी समय हुआ है, और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भी 1993 में ही किया गया था, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 23 नंबर क्वेश्चन। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की वर्तनी को सही करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा स्पेलिंग और ग्रामर, F7, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुमेलित करना है, ऋग्वैदिक शब्द दिया है और उसका अर्थ बताना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। पहला है कि तक्षण शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। तो तक्षण शब्द का अर्थ हो जाएगा बढ़ई। उसके बाद है गोधुली, गोधुली शब्द का अर्थ क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसको किससे मिलेंगे, समय का माप से मिल जाएगा, ठीक है। समय का अंदाजा गोधुली, संध्या इसका मतलब होता है, संध्या का। फिर धान्य, तो धान्य का मतलब अनाज होता है, ये तो आपको ही पता है। और धृत का मतलब मक्खन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, सबको याद रखिएगा। तो इसके आंसर कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी की नमक यात्रा के दौरान किस पत्रिका ने यह लिखा कि यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया, बताइए। ये कौन सा पत्रिका लिखा था, तो आंसर हो जाएगा टाइम्स पत्रिका ने लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइम्स पत्रिका, ठीक है। और नमक सत्याग्रह की शुरुआत तो आप जानते हैं 12 मार्च 1930 को किया गया था, 78 सहयोगियों के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवसारी के दांडी तक लगभग 386 किलोमीटर की यात्रा किए थे, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि इस सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के करीबी कौन सा अमेरिकी पत्रकार था, तो हो जाएगा वेब मिलर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है, चलिए मिलाइए। ITSZ ये किससे मिल जाएगा, तो हो जाएगा ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य ITSZ, ठीक है। उसके बाद है, और इसका फुल फॉर्म होता है इंडस सांगपो स्चर जोन, ठीक है, सोचर जोन। उसके बाद है दोस्तों MBF, तो MBF किससे मिल जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपके लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य MBF, ठीक है, तीसरा से मिल गया। और HFF ये किसके मध्य, शिवालिक हिमालय और उत्तरी मैदान के बीच है, चौथा से मिल गया। और MCT जो है बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में है, सबको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 27 नंबर प्रश्न, पादप उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चुनना है कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत कथन चुनना है, ठीक है। पहला दिया दोस्तों, पादप उत्तक कौरक का मुख्य कार्य भोजन पदार्थों का संग्रह करना है, तो दोस्तों पहला कथन गलत हो गया, ठीक है। कॉर्क का मुख्य कार्य है बाहरी आघातों, संक्रमण और पानी की कमी की सुरक्षा प्रदान करना है कॉर्क का काम, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक दोनों में एक दिशीय परिवहन होता है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है। केवल जो है जाइलम उत्तक का परिवहन जो है एक दिशीय होता है, लेकिन फ्लोएम का परिवहन दो दिशीय होता है, ठीक है, दोनों तरफ होता है, याद रखिएगा। तीसरा कथन दिया है कि पौधों का वार्षिक वलय वृक्ष के तने में 1 वर्ष की वृद्धि को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। तो क्या इसमें कौन कौन गलत हुआ, कथन 1 और कथन 2 जो है गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस वाक्यांश है लेसेज ए फेयर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। लेसेज ए फेयर का शाब्दिक अर्थ होता है कि बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए, ठीक है, यही इसका मतलब होता है, बाजार को अकेला छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, दबाव समूह और राजनीतिक दल में मुख्य अंतर क्या है, तो इसमें मुख्य अंतर है राजनीतिक दल सत्ता हथियाना चाहते हैं जबकि दबाव समूह नहीं, ठीक है, दबाव समूह सत्ता नहीं लेना चाहते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, खतौली का युद्ध आप लोग सुने ही होंगे, खतौली का युद्ध किनके मध्य हुआ था, बताइए आंसर। तो खतौली का युद्ध जो है राणा संगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खतौली का युद्ध कब हुआ था, ठीक है, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। और बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य भी एक युद्ध हुआ था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन,
चलिए मिलान करना है, इसमें मुद्रास्फीति के प्रकार दिया है और दर दिया है, इसमें मिलाना है कौन। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। पहला है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, ये मिल जाएगा 3% या उससे कम होता है। ठीक है, और चलती हुई मुद्रास्फीति ये हो जाएगा 3% से लेकर 10% के बीच होता है, दूसरा से मिल जाएगा। और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 10 से 20% के बीच होता है। तो आंसर क्या हो गया, लाइन से मिलाया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद और होता है दोस्तों कूदती हुई मुद्रास्फीति, ये होता है जब मुद्रास्फीति की दर 20% से अधिक हो जाता है तब। और एक होता है अति मुद्रास्फीति, जब स्फीति की दर 3 अंकों से भी अधिक हो जाए तो उसे अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद एड्स का फुल फॉर्म आपको याद ही होगा, बताइए एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा। तो होता है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और एक और HIV का पूछ लेता है, तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस का गठन किस उद्देश्य से किया था। सॉरी, इस पार्टी के गठन का उद्देश्य पूछ रहा है, क्या था उद्देश्य। ठीक है, तो उसका उद्देश्य था नेपाल में जो है लोकतंत्र की बहाली करना था, उस उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 34 नंबर हो गया ना, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न बनाइए, मैथ है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 63, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है कि चटगांव में सरकारी शस्त्रागार को लूटने की योजना से प्रेरित होकर कौन सी महिला क्रांतिकारी सूर्य सेन के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी थी, बताइए दोस्तों। तो वो थी आपके प्रीति लता वाडेकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा प्रीति लता वाडेकर। और सूर्य सेन को फांसी की सजा मिल गया था, कब मिला था दोस्तों, 12 जनवरी 1934 को, याद रखिएगा। और चटगांव सत्याग्रह पर छापा कब मारे थे सूर्य सेन, तो इन्होंने 1930 में मारा था, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के कुल भू क्षेत्र के 43% भाग पर मैदान है, बताइए सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है भारत के कुल भू क्षेत्र के केवल 30% भाग पर पर्वत है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किसने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। तो आंसर होगा सुशीला कार्की, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली महिला PM बनी है, यह भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बताइए रीजनिंग संबंधित शब्द चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चुनिए कौन सा कथन जो है सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कि यह केवल व्यक्तिगत विभिन्नताओं का परिणाम है, नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा है यह पीढ़ियों तक बना रहता है, ये सही है। और तीसरा है इसे विश्वास या विचारधारा के पैटर्न द्वारा समर्थित किया जाता है, ये भी सही है। ये सभी कथन जो है दोस्तों सामाजिक स्त्रीकरण के संदर्भ में था। ठीक है, तो कथन 2 और कथन 3 सही है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं 41वां प्रश्न। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, चुनिए कौन सा कथन गलत है। पहला है कि जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ केवल शारीरिक हिंसा से बचना है, नहीं दोस्तों, ये कथन गलत है। ठीक है, और दूसरा है स्यादवाद का सिद्धांत संपूर्ण ज्ञान की सापेक्षता पर जोर देता है, ये सही है। और तीसरा है कि जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माना गया है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, कथन 1 और कथन 3 जो है गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, गलत ही चुनना है आपको। ठीक है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ होता है दोस्तों कि विचार वचन और कर्म से अहिंसक होना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कितना नंबर, 42 नंबर क्वेश्चन। 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग की अंतिम रिपोर्ट, जिसमें केंद्र एवं राज्य के बीच संबंधों को सुधारने की सिफारिश किया गया था, ये किस वर्ष आया था, बताइए। प्रशासनिक सुधार आयोग जो है इसका रिपोर्ट किस वर्ष आया था, तो आंसर होगा 1969 में आया था। ठीक है, गठन हुआ 1966 में और रिपोर्ट आया 1969 में, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए, कौन सा कथन गलत है इसमें से। चलिए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पहला दिया है कि डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र 1632 ईस्वी में पटना में स्थापित किया, सही बात है। दूसरा है अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया, ये भी सही है।
और तीसरा है डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में पटना के नेपाली कोठी के समीप अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, ये भी सही है दोस्तों। और चौथा दिया है जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को प्रदान शाही फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को मैग्ना कार्टा कहलाता है, ये गलत हो गया। ठीक है, ये शाही फरमान जो है ये कौन दिया था, फर्रुखसियर दिया था, ना कि जहांगीर। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी हो गया जो असत्य है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न सॉल्व कीजिए, मैथ है तो इसको सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर कितना आएगा, 25 मीटर आएगा, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट क्या होगा, जब लिफ्ट, तो जब लिफ्ट जो है वो त्वरित गति से ऊपर जा रही है जाएगा तब, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा। और भी ऑप्शन से जान लेते हैं आंसर क्या होगा। जैसे बोल देगा समान वेग से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और समान वेग से नीचे आएगा तो इसमें भी भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। और त्वरित गति से नीचे जाएगा तो क्या होगा, भार में कमी आएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो भार बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के प्रबंधन में उपयोगी तरीकों का चयन करना है। ठीक है, कौन सा तरीका जो है उपयोगी है, तो आंसर होगा क्या, बी और सी दोनों हो जाएगा। बी और सी में क्या है कि वनारोपण को बढ़ावा देना और कांटेदार झाड़ियां लगाना, ये सब जो हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग रोहा किस अंग से संबंधित रोग है, बताइए। रोहा जो है ये किस अंग से संबंधित रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेत्र संबंधी रोग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेत्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या है, मिलान करना है। सूची 1 में दिया दोस्तों अनुच्छेद और सूची 2 में क्या है, विषय वस्तु दिया है। तो पहला दिया अनुच्छेद 250, इसमें है आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर विधि बनाने की संसद को शक्ति है, अनुच्छेद 250 में। अनुच्छेद 252 में क्या है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से कानून बनाने की संसद को शक्ति है, अनुच्छेद 252 के तहत। और अनुच्छेद 253 तो आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय वाला हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय कारणों को प्रभावित करने से आपका राज्य पर जो नियम बनाता है ना वो वाला है। ठीक है, और उसके बाद है अनुच्छेद 254, तो इसमें है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां तथा राज्य द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध है। ठीक है, ये 254 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सबको। आगे है 49 नंबर प्रश्न, ये भी मिलान करना है, नहीं मिलाया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है इसमें से। ठीक है, देश है और मुद्रा है, तो होंडुरास का मुद्रा गिल्डर दिया है, बताइए सही है, नहीं दोस्तों ये गलत है। होंडुरास की राजधानी तेगुसिगल्पा है और मुद्रा लेम्पीरा है। ठीक है, ये गलत है, होंडुरास की मुद्रा लेम्पीरा होगा। और नीदरलैंड एंटिल का मुद्रा दिया है लेम्पीरा, ये भी गलत है, नीदरलैंड का मुद्रा जो है गिल्डर है। ठीक है, और नीदरलैंड की राजधानी जानते हैं आप लोग, ब्लैक स्टड है। ठीक है, और ग्रीनलैंड का दिया है क्या दोस्तों, क्रोन दिया है, बताइए सही दिया है, तो ग्रीनलैंड की राजधानी बिल्कुल सही है, क्रोन सही है। ठीक है, ये सही मिलाया हुआ है, सॉरी ग्रीनलैंड का मुद्रा क्रोन होगा दोस्तों, सही दिया है, और राजधानी जो हो जाएगा नुक होता है, याद रखिएगा। और हैती का मुद्रा फ्रैंक दिया है, जो गलती है, हैती का मुद्रा जो है वो गोर्डे है और राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है। ठीक है, याद रखिएगा सबको। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, कथन 1, 2 और 4 जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सुमिलित नहीं है। ठीक है, आगे 49 हो गया, 50 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मिलान करना है, चलिए मिलाते हैं। पहला दिया है हीरा, बताइए किससे मिल जाएगा, तो इसमें कार्बन होता है, हीरा जो है कार्बन का प्रूफ है तो कार्बन से मिल गया। संगमरमर ये कैल्शियम होता है इसमें। ठीक है, और बालू ये किससे मिल जाएगा, सिलिकॉन से मिलेगा, और मानिक जो है एल्यूमिनियम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न, कथन दिया है कि C.R. दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया, बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण दिया है इसका कि वे विधान परिषद में भाग लेने के विरोधी थे, नहीं दोस्तों ये गलत है, तो कथन सिर्फ सही है, कारण गलत है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और स्वराज दल का स्थापना कब किए थे दोस्तों, 1923 में किए थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 52वां प्रश्न है, बनाइए मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर देने के लिए एक पर्याप्त है लेकिन दो नहीं। नेक्स्ट 53वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, बताइए कौन जो है सही नहीं है। तो पहला दिया है कि
टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, ऐसी उपभोक्ता वस्तुएं जो अति शीघ्र नष्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं। सही दिया हुआ है। दूसरा उपभोग वस्तुएं के बारे में कि अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई वस्तुएं अथवा उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने वाली वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती है। सही है दूसरा भी। तीसरा है उच्च शक्तिशाली मुद्रा के बारे में बोल रहा है कि देश के मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई मुद्रा वही कहलाता है उच्च शक्तिशाली मुद्रा। तो दोस्तों ये भी सही मिलाया है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें से कोई जो है गलत नहीं है, सब सही सुमिलित है। आगे 54 नंबर प्रश्न। इसमें भी निम्न कथन पर विचार करके चुनना है कि कौन से कथन जो है सही है, यानी सही कथन चुनना है आपको। पहला कथन है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश का स्थापना 1290 में किया था। सही है। दूसरा है खिलजी वंश के शासनकाल में प्रशासन में भारतीय मुसलमानों और मंगोलों को शामिल किया गया, ये भी सही है। और तीसरा है खिलजी क्रांति का अर्थ जाति और नस्ल आधारित शासन व्यवस्था की समाप्ति से है। हाँ दोस्तों ये भी सही है। तो कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में कितनी वृद्धि हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0.7% की वृद्धि हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर प्रश्न। क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसको सिनैप्स बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है। और भी जान लेते हैं, द्रुमिका किसको बोलते हैं? तो तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा जो संदेशों को प्राप्त करता है द्रुमिका कहलाता है। एक्सॉन तो जानते ही होंगे कि तंत्रिका कोशिका का लंबा प्रवर्धन है जो संदेशों को कोशिका से दूर ले जाता है, वो एक्सॉन कहलाता है। और आवेग जो है तंत्रिका में संचारित होने वाला विद्युत रासायनिक संकेत है जो आयोग कहलाता है। ठीक है। और तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है, याद रखिएगा। आगे 57वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? पहला दिया है क्या मिलाया है? घास के मैदान क्षेत्र से मिलाना है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का है, बिल्कुल सही है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का, ये भी सही है। सवाना अफ्रीका, ये भी सही है। स्टेपी ब्राजील, ये जो है दोस्तों गलत है। ठीक है। स्टेपी घास के मैदान एशिया में पाई जाती है, ब्राजील में नहीं। ठीक है। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया जो सही सुमिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न बनाइए, मैथ का है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको 169 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो मुंगेर जिले का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंगेर का है। ठीक है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात जो है ये गोपालगंज जिला का है, याद रखिएगा। ठीक है। और यहाँ से और भी जान लेते हैं बिहार के बारे में जनगणना से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या जो है पटना का है, सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा का है। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है मधेपुरा है, और सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला अरवल है। ठीक है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है गोपालगंज है, 1021 है। और सबसे कम लिंगानुपात जो है मुंगेर का है, 876। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है, 971। और सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला जिला जो है वैशाली है, 904। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोलेगा शिवहर है, 1880 है प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बोल देगा दोस्तों तो कैमूर है, जहाँ 488 है। ठीक है। और भी आता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, 73.4%। ठीक है। और उसके बाद है सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है पूर्णिया है, 51.1% के साथ। और बिहार का कुल जनसंख्या तो आप जानते हैं 10.41 करोड़ है। ठीक है। और ग्रामीण जनसंख्या 9.23 करोड़ है, और शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ है। ठीक है दोस्तों। और बिहार का लिंग अनुपात 918 है। और बिहार का बाल लिंग अनुपात पूछेगा तो 935 है। बिहार का जनसंख्या घनत्व आप जानते हैं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बिहार का साक्षरता दर कितना है? 61.8 है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2 है और महिला साक्षरता दर 51.5 है। ठीक है। तो दोस्तों बिहार से इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा जनगणना से, तो सबको ध्यान करिएगा। ना होके तो वीडियो को पीछे करके फिर से सुन लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि या अदिश राशि है? बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी कि विद्युत धारा भी अदिश है और द्रव्यमान भी अदिश है। बाकी आपका चुंबकीय प्रेरण, चाल प्रवणता, त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशि है, याद रखिएगा। अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, याद रखिएगा इतना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं, बनाइए, मैथ का सवाल है। इसका आंसर आपको दो आना चाहिए, ऑप्शन डी हो गया।
नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि 1960 की मध्यस्थता किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों विश्व बैंक ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपका क्या है, देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। चलिए, पहला दिया दोस्तों क्या है, एड्रेनालिन। ये क्या हो जाएगा, कोद भय खतरा से मिल जाएगा। ठीक है, पहला से ही मिल गया। उसके बाद एस्ट्रोजन है, तो ये इसका संबंध मादा से है, मादा हार्मोन है, ये हार्मोन दिया एक तरफ। ठीक है, इंसुलिन जो है ये दोस्तों ग्लूकोज से संबंधित हो जाएगा। और फेरोमोन्स ये मिल जाएगा गंध की अनुभूति से पार्टनर को आकर्षित करना जो है फेरोमोन्स कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट 64 नंबर, ये भी मिलाना है स्थान और व्यक्ति से। तलवंडी ये गुरु नानक से संबंधित होगा। ठीक है, और मक्का इससे संबंधित व्यक्ति मोहम्मद साहब होंगे। और बेलूर से संबंधित व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस जी है। और वाटरलू से संबंधित व्यक्ति कौन है, नेपोलियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 64 नंबर प्रश्न, सॉरी 65 नंबर होगा ना। कथन दिया है कोको त्रिभुज कोको के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही है पहला कथन। और इसका कारण दिया है कि कोको त्रिभुज वोल्टा नदी बेसिन में स्थित है। ये भी सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन मैथ का है, बनाइए इसको। 66 नंबर, वीडियो रोक कर बना लीजिए, उसके बाद आंसर में हम बोल देंगे तो मिला लीजिएगा। इसका आंसर आपको क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। उत्तर देने के लिए 1 और 2 दोनों अलग अलग पर्याप्त है। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, कोर मुद्रास्फीति और हेडलाइन मुद्रास्फीति में मुख्य अंतर क्या है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। कोर मुद्रास्फीति में अस्थिर खाद्य एवं ईंधन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, यही इसका अंतर है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और कोर मुद्रास्फीति का उदाहरण 1981 में एक्सटेन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन क्या होगा 68 नंबर, किस अधिवेशन में कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक राज्य बनाने का विचार प्रस्तुत किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों 1930 में मुस्लिम लीग का इलाहाबाद अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और चुनना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला दिया है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। सही बात है। दूसरा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और फार्मूला NaHCO3 होता है। सही बात है दूसरा। तीसरा है प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा, तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से सही कथन चुनिए कि कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला दिया है कि यह अनुच्छेद केवल भारत में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ धार्मिक नहीं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सभी वर्गों को प्राप्त है। ठीक है, दूसरा, इसके तहत राज्य द्वारा सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, ये भी सही है, सिर्फ यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न, बनाइए दोस्तों, मैथ का सवाल है, तो इसका आंसर आपको आएगा ऑप्शन डी है। ठीक है, उत्तर देने के दोनों मिलकर भी पर्याप्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में शुभारंभ हुए ग्रैंड इथियोपियन रेनांसा डैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनिए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसमें से कौन कथन सही नहीं है चुनना है। पहला है कि यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। यही तो गलत है, पहला गलत हो गया। ठीक है, ये जो अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है, न कि ऊंचा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है आपका कि यह ब्लू नील नदी पर निर्मित है। सही है। इसकी लंबाई लगभग 1.78 किलोमीटर और ऊंचाई 145 मीटर है। ये भी दोस्तों सही है। तो आंसर क्या हो गया, इसमें से केवल कथन एक जो है गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है। बताइए इसमें से कौन जो है ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है। तो आंसर है ग्रेट बियर झील जो है ग्रेट लेक्स का भाग नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से दोस्तों 5 झीलों को मिलाकर बनता है ग्रेट लेक्स बनता है। ठीक है, ग्रेट लेक्स बनता है 5 झीलों को मिलकर। कौन कौन झील है, सुपीरियर है, ह्यूरॉन, मिशिगन, ईरी और ओंटारियो को मिलाकर बनता है ग्रेट लेक्स, याद रखिएगा।
तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे है कि मूल कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सही नहीं होगा। पहला कथन है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है, सही बात है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत मूल कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए प्रावधान जोड़ा गया है, ये भी सही है। और तीसरा दिया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने के सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11 मूल कर्तव्य जोड़े गए, नहीं दोस्तों ये गलत है। दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश किए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, टोटल अभी 11 मूल कर्तव्य है और 11वां जो है 66 संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा जो गलत है। ठीक है, यही जो है सही नहीं है। और चौथा ऑप्शन भी सही है, यह जो है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। गुप्त काल में अपराध किस प्रकार की भूमि को कहा जाता है था, बताइए आंसर। तो अपराध जो है ये बोला जाता था दोस्तों आपको बिना जोती गई जंगली भूमि को अपराध कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भी ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं कि पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या बोलते थे, गोचर बोलते थे। ठीक है, और वास करने योग्य भूमि कहलाता था क्या, वास्तु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मैथ का है। इसका आंसर आपको 25 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए जिसमें से कौन सही नहीं है। पहला दिया है कि विश्व भारती के संपादक रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, सही है, और ये 1921 में हुआ था इसका संपादक। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्र श्रमिक संघ, इसके संपादक आपका दिया है एल एम जोशी, जो गलत है दोस्तों। इसके संपादक कौन है, भीमराव अम्बेडकर है, 1936, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सोशल सर्विस लिख के नारायण मल्हार जोशी, सही है, 1911, याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ है। अगला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फिरोज शाह मेहता, सही है, और इसका स्थापना जो है दोस्तों 1885 में, सबको याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, जो गलत है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनिए कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही है, यही चुनना है। ठीक है, पहला है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के पास रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है, परंतु दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है, तो सरासर गलत है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई देता है, परंतु दूर का वस्तु जो है दिखाई नहीं देता है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा कथन दिया है कि निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये भी दोस्तों गलत है। इसमें दोनों कथन गलत हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कोई सही नहीं है। आगे देखते हैं 79 नंबर प्रश्न। 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से क्या चुनना है, असत्य कथन को चुनना है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, जिससे अल्लाह का संदेश माना जाता है, यह दोस्तों पूरी गलत हो गया। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है वो कुरान है। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है, जिसमें पुराना नियम और नया नियम शामिल है, ये भी गलत हो गया। ईसाई धर्म का बाइबिल है और इस्लाम का कुरान है। ठीक है, तो दोनों कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 1 और 2 दोनों असत्य है। 80 नंबर प्रश्न है कि रक्तदाब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये चुनिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसके बाद है दोस्त सॉरी पढ़ लेते हैं पहले पूरा कथन, उसके बाद आंसर देखेंगे। पहला कथन है कि रक्तदाब मापने के लिए स्फाइग्मोमाइनोमीटर का प्रयोग करते हैं, सही बात है। रक्तदाब धमनियों की अपेक्षा शिराओं में अधिक होता है, बताइए सही है। नहीं दोस्तों ये गलत है, शिराओं में कम होता है, धमनी में ज़्यादा होता है। तीसरा है मनुष्य में समान प्रकुंचन दाब 120 mm पारा और अनुशिथिल दाब 80 mm पारा है, सही बात है। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व कीजिए इसके आंसर। 81 का आंसर क्या आएगा, इसको आप बनाइएगा तो आपका आंसर 4/5 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट है कि गलत कथन की पहचान करना है, कौन सा कथन गलत है। पहला है कि कुछ कवक प्रकृति में खाद होते हैं, सही बात है। मुनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। और प्रोटिस्टा में प्रकाश संश्लेषी और विषम पोषी पोषण प्रक्रिया होती है, ये भी सही है दोस्तों। तो आंसर ऑप्शन डी हो गया, इससे कोई जो है गलत नहीं है, सबके सब सही है। अगला क्वेश्चन है किस मरुस्थल में विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये पाया जाता है अटाकामा मरुस्थल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अटाकामा में। ठीक है, और पेंटागोनिया मरुस्थल में क्या पाया जाता है दोस्तों,
बताइए। आपका पेंटागोनिया मरुस्थल तो अर्जेंटीना में है। कलाहारी मरुस्थल ये कहाँ है दोस्तों? ये तो आप जानते ही होंगे। बताइए कलाहारी मरुस्थल कहाँ है, कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 84वां प्रश्न मिलान करना है। एक तरफ आपको उपकरण दिया है, दूसरी तरफ मापन की गई राशि दिया है। ठीक है, बताइए अमीटर से क्या मापते हैं? तो अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से जानते होंगे क्या मापते हैं दोस्तों? आर्द्रता मापते हैं। चौथा से मिल गया। स्प्रिंग तुला से इससे क्या मापते हैं? भार मापेंगे। और बैरोमीटर से दाब मापते हैं। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है कि वरीयता अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, वरीयता के साथ। तो सबसे ऊपर तो राष्ट्रपति होता है, तो इसमें राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पहले हो जाएगा। इसके उपराष्ट्रपति के बाद इसमें से क्या आएगा दोस्तों? प्रधानमंत्री आएगा। ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हुआ। और प्रधानमंत्री के बाद आपका क्या आ जाएगा कि राज्यों के राज्यपाल आएगा तीसरे नंबर पर। ठीक है, और इसके बाद आता है पूर्व राष्ट्रपति, चौथे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया, सही है। आगे बढ़ते हैं। मैथ है, सॉल्व कीजिए। इसका आंसर आपको आएगा 21 लीटर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, ये बताना है। प्राकृतिक स्रोत और अम्ल दिया है, और कौन सही नहीं है। पहला, इमली में टार्ट्रिक अम्ल सही है। टमाटर में एसिटिक अम्ल दिया है दोस्तों, ये गलत हो गया। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल जो है ये सिरका में होता है। यही इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। आगे दिया है नींबू सिट्रिक अम्ल सही है, और चींटी के डंक में मेथोनिक अम्ल, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर सॉल्व कीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? रीजनिंग है, तो इसका आंसर आपको 4 आएगा, ऑप्शन बी हो गया। आगे है मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू भी उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। प्रसिद्ध कथन किसकी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों। तो ये कथन जो है अबुल कलाम आजाद जी का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन चुना है इसमें भी। पहला, तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है बाईं से दाईं जाने पर, सही बात है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बाकी तीनों सही है कि इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं, सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ है दोस्तों, सॉल्व कीजिए। तो इसका आंसर आपको ऑप्शन डी आएगा, 9 महीना। आगे बढ़ते हैं। कथन ए दिया है कि 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया गया। दोस्तों ये सही है, और इसका कारण दिया है कि आयोग का मुख्य कार्य 2026-27 से शुरू होने वाला 5 वर्षों में केंद्रीय करों एवं राज्यों के हिस्सों तथा राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय अनुदान का फॉर्मूला तय करना था। सही बात है, तो और व्याख्या भी सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी हो गया, सही स्पष्टीकरण वाला। 93 प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, उपयुक्त में से किसकी सीमा यूक्रेन से लगती है, ये बताना है। बताइए किसका सीमा लगेगा? रूस का लगता है, पोलैंड का, इसका भी लगता है, सर्बिया का नहीं लगता है दोस्तों, रोमानिया का भी लगता है। तो आंसर हो गया 1 2 और 4, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? आप तो जानते होंगे, कीव है। ठीक है, और यूक्रेन जो है पूर्वी यूरोप में है। और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी बोल देगा तो नीपर नदी है। ठीक है, और यूक्रेन को ही यूरोप की रोटी की टोकरी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 94 नंबर प्रश्न। 94 नंबर प्रश्न है कि मैल्पिघियन नलिकाएं किस जीव के उत्सर्जन अंग है? तो ये जो है तिलचट्टा के उत्सर्जन अंग होता है, मैल्पिघियन नलिका, याद रखिएगा। ये भी बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है 95 नंबर मैथ है दोस्तों, सॉल्व कीजिए इसको। इसका सॉल्व कीजिएगा तो आंसर ऑप्शन सी आएगा, 199। नेक्स्ट 1813 के चार्टर एक्ट के संदर्भ में कौन सा कथन, निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए और चुनना है कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तीनों में से असत्य कथन चुनना है। पहला दिया है कि भारतीय व्यापार को सभी यूरोपीय व्यापारियों के लिए खोला दिया गया था, सही बात है। दूसरा है ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिल गई, ये भी सही है। और इसके बाद तीसरा है दोस्तों कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, बिल्कुल नहीं, पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये गलत हो गया तीसरा कथन। तो इसमें से तीसरा कथन ही गलत है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। व्यापारिक जो है अधिकार पूर्णतः कब समाप्त किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, याद रखिएगा। नेक्स्ट 97 प्रश्न। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम सभा के संदर्भ में कौन
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और चुनिए कि कौन कौन सा कथन जो है सत्य है, सत्य कथन चुनना है इसमें, ठीक है। तो पहला दिया है, यह एक अस्थायी निकाय है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ये कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा है, ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण भारत के संविधान में विस्तार से स्पष्ट किया गया है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। तीसरा दिया, गांव के वे सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं अनिवार्य रूप से ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है, अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट 98 नौ प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलिए, पहले क्या हो जाएगा, अंडा होगा, उसके बाद कीड़ा, फिर कोकून, फिर तितली बनेगा, ठीक है। तो 3 4 2 1, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। याद रखिएगा। आगे आपका मैथ का सॉरी फिजिक्स का है, न्यूमेरिकल है, तो इसको देखते हैं कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बीम को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसकी बीम का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f लगाकर, और आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर v/u लगाइएगा। तो आंसर आपको क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, -30 और प्लस 0.33 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न रखते हैं इस सेट का, मैथ का है, तो इसको आप नहीं फिजिक्स का ही है दोस्तों। ये भी दिया, प्रतिरोधार के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पसारों क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध r डैश है तो r/r डैश का अनुपात का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आपको आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे आपका दरोगा मेंस के लिए मिल जाएगा, एरोटेरिया का सेट मिल जाएगा, ज्ञान बिंदु का तो चल ही रहा है, और खान सर का भी मिल जाएगा, उसका भी वीडियो, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट बना चुके हैं तो देख लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।